नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और ये ऐसी पेशकश है जहां पर हम निवेश की बारीकियों पर बात करते हैं। भले ही आपने निवेश कर रखा हो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में या किसी और निवेश के विकल्प में, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या महत्व है आपके जीवन में और कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से एक रणनीति को बांधकर आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लक्ष्यों को अचीव कर सकते हैं और साथ ही आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं आइए ऑन द शो के साथ। एसआईपी के जरिए निवेश करने में क्या हो सकती हैं गलतियां, बताएंगे आपको आगे। ऑनलाइन अकाउंट के लिए सेट करें मजबूत पासवर्ड, हैकिंग से बचने के लिए खास पासवर्ड के नुस्खे। एफडी से ज्यादा रिटर्न और टैक्स के मामले में भी किफायती, टारगेट मैच्योरिटी फंड के साथ डेट में निवेश की तैयारी। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, लोन से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप करें 9619873567। ये वो नंबर है जहां हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। चलिए, अगर हम वित्तीय बाजारों की बात करें तो यहाँ निवेश करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सरल सा और बहुत ही किफ़ायती तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी, जिसकी नसीहत आप सब जगह देखते होंगे, लोग देते हैं, जिसके ज़रिए निवेश करने की नसीहत लोग आपको देते हैं। हम भी हर रोज़ शो पर आपको कहते हैं कि आपको अगर निवेश करना हो तो एसआईपी के ज़रिए निवेश करना चाहिए, लेकिन लोग एसआईपी की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद एसआईपी करने में भी उनसे कुछ गलतियां होती हैं। जी हाँ, ये गलतियां क्या होती हैं निवेशकों से, आज इसी पर फोकस करते हैं। ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके लिए संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और देखिए, एसआईपी तो बहुत ही सरल और किफ़ायती और दिलचस्प तरीका है निवेश करने का, किश्तों में निवेश करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, लेकिन इसमें भी अगर लोग गलती कर बैठते हैं तो ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। संतोष, क्या कहेंगे आप? हाय कविता। तो जैसे कि आपने बताया कि किफ़ायती और समझदारी बट इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया आपने इसके लिए, दिलचस्प। मेरे ख्याल से दिलचस्पी वर्ड्स में मैं उतना सहमत नहीं करता हूँ कविता। आई थिंक उसकी वजह से लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी ये इतना बोरिंग हो जाता है कि एक ही एसआईपी हर महीने चल रही है, तो कोई भी इन्वेस्टर को कुछ करने की इच्छा होती है और उससे पहली मिस्टेक हो जाती है, वो है स्किपिंग एसआईपीज। तो टिपिकली क्या होता है कि खास करके जब ये मार्केट है जो हर रोज एक नया ऑल टाइम हाई दिख रहा है हमको बाजार में, निफ्टी और सेंसेक्स का, तो एक बहुत ज्यादा एक एक शंका होती है लोगों को, एक एक इच्छा होती है कुछ करने की, कभी कभी प्रॉफिट बुक करने की होती है, जो कि होनी चाहिए, मैं उस मना नहीं करूंगा, लेकिन एसआईपी को कुछ करने का, ट्वीक करने का एक एक ट्रिगर आ जाता है हमारे पास, और वो आता है स्किप करके कि इतनी महंगे मार्केट में मैं एसआईपी क्यों करूं, या मार्केट ऑल टाइम हाई है तो करेक्शन आएगा तो मैं ये महीने की एसआईपी स्किप करता हूं। तो हमने डेटा निकाला इस चीज के ऊपर कि अगर आप अपनी एसआईपी को स्किप करते हैं तो कितना नुकसान होता है आपको। तो हमने डेटा निकाला जनवरी 2006 से लेके जून 2021 तक, हम लेटेस्ट डेटा हमारे पास इस टाइम पे नहीं है, लेकिन अगर आप एसआईपी करते और एक एक निफ्टी या सेंसेक्स फंड में करते और आप उसमें एक जो रिटर्न कमाते ऑलमोस्ट 12% का एसआईपी के थ्रू, लेकिन अगर आप हर साल दिसंबर की एसआईपी स्किप कर देते, चाहे वो मार्केट ऊपर जा चुका है बहुत ज्यादा या फिर आपके कुछ खर्चे आ गए ईयर एंड के ऊपर, तो आपने एसआईपी स्किप कर दी, तो उससे आपका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। हर साल हर एक एसआईपी मिस करने से आपकी जो जमा पूंजी होती है वो कम से कम 40% से कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर एसआईपी को स्किप करते हैं, अब रीजन कुछ भी हो, आपने स्किप कर दिया तो आपकी कंपाउंडिंग रुक जाती है, और मार्केट में होता है कि
बता के बढ़ता नहीं है या बता के गिरता नहीं है। तो आप अगर अपने बेस्ट डेज भी स्किप कर देंगे मार्केट में, तो आपकी कंपाउंडिंग रुक जाती है। तो अगर मैं इसको बेस्ट डे पे निकालूंगा तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो आप एसआईपी को टाइम कीजिए, टाइम दीजिए, और जब एसआईपी को टाइम देंगे तो आपका पैसा अच्छा बनेगा। लेकिन ये स्किप मत करिए कभी भी एसआईपी, ये पहली मिस्टेक होती है, बिकॉज ये बोरिंग चीज से निकलने के लिए लोग कुछ ना कुछ करते हैं एसआईपी को। तो पहली मिस्टेक मैं बोलूंगा अवॉइड करिए, स्किप कभी नहीं करिए एसआईपी को। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्चुअली शुरुआत में आपने कहा कि दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि दिलचस्प की जगह मैं अनुशासित अगर इसका इस्तेमाल करती तो शायद सही बैठता आपकी समझाइश के साथ। लेकिन एक कैलकुलेशन मैं चाहती हूँ कि हम दर्शकों के सामने रखें, जहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से अगर आपने अपनी एसआईपी स्किप कर दी या अगर आपने मिस कर दी तो आपको कितना यहाँ पर घाटा हो सकता है। तो जो कैलकुलेशन हमें सामने दिखाई दे रही है, इसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि लगभग 4 लाख के आसपास का आपको नुकसान हुआ है अगर आपने अपनी एसआईपी बीच में रोक दी है। ये गणित सामने आपकी स्क्रीन पर फुल फ्रेम में हम पेश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पढ़ने में थोड़ी सी हालांकि दिक्कत हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्किप नहीं करेंगे एसआईपी, ठीक है संतोष, ये बात हम समझ गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करें? बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि पैसे इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जब बाजार एकदम नीचे चला जाता है तब वो निवेश करने के बारे में सोचते हैं। टाइम करते हैं मार्केट को, एसआईपी के लिए भी टाइम करना होता है क्या? ये आपने सही बताया कविता। ये अगेन वो दिलचस्प बनाने के लिए हम लोग एक सेकंड मिस्टेक कर बैठते हैं कि हम सोचते हैं कि मार्केट अभी चढ़ गया है और मार्केट जब गिरेगा तब मैं अपनी एसआईपी फिर से रिज्यूम करूंगा। बहुत बार उल्टा भी होता है, लो जब मार्केट बहुत गिर जाता है तो लोग अपनी आगे वाली एसआईपी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मार्केट और गिर जाएगा। लेकिन दोनों तरीकों में ये मिस्टेक है, क्योंकि जब आप मार्केट को देख के अपनी एसआईपी को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं, तो इसमें आपका कंपाउंडिंग रुक जाता है। अगर बढ़ता हुआ मार्केट है तो आपको पता नहीं है कि मार्केट बढ़ते ही जाएगा और आप एक्चुअली निवेश करने की जो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देंगे। वैसे ही जब मार्केट आप एक एसआईपी को रोक दे रहे हैं तो आप एक सबसे बढ़िया चीज एसआईपी की जो एडवांटेज होती है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की, आप हर लेवल पे बाय करते हैं। जब मार्केट बढ़ा हुआ होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं, जब मार्केट गिरा हुआ होता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। तो आप जब मार्केट गिर रहा है तब एसआईपी रोक देंगे तो आपकी यूनिट्स कम मिलेंगी। तो यूनिट्स कम मिलेंगी तो जब बढ़ोतरी आएगी मार्केट में वापस, तो आपकी जो कम यूनिट्स हैं वो कम ही बढ़ेंगी, क्योंकि आपके पास यूनिट्स ही कम है। तो एक्चुअली मार्केट को टाइम करके जब आप एसआईपी करेंगे तो वो सेम मिस्टेक कर बैठेंगे जो स्किप में कर रहे हैं आप। तो एक्चुअली एसआईपी का मतलब ये है कि आप एक अमाउंट फिक्स करके सेविंग्स कर रहे हैं। अब ये मार्केट में अगर आपको लगता है मार्केट महंगा है तो आप एसआईपी स्किप मत करिए, आप भले ही डेट में इन्वेस्ट करिए, लेकिन अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हमेशा करते रहिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे तो कंपाउंडिंग पूरे इन्वेस्टमेंट पे आएगी और आपको बड़ी राशि बन सकती है। चलिए, तो यहाँ पर आप टाइम करने की कोशिश ना करें, और ये तो सलाह आपने बहुत सारे लोगों से सुनी भी होगी। लेकिन एसआईपी के लिए भी अगर आप टाइम करते हैं तो आपको संतोष ने समझा दिया कि कितने घाटे की बात हो सकती है। संतोष, एक और चीज़ मुझे आपसे समझनी है। अच्छा, अक्सर हम देखते रहते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग कहते हैं कि आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए, है ना, 5 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अच्छा, अब लोग सोचते हैं कि हमने पैसे डाल दिए हैं और बस वो छोड़ देते हैं। जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, उतार चढ़ाव होता है या गिरावट हो जाए, तब जाके अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं। वक्त पर अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखते हैं, ट्रैक नहीं करते हैं, अपनी एसआईपी पर मिल रहे मुनाफे को या घाटे को मॉनिटर नहीं करते हैं। ये कितनी गलत बात है? सो कविता, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स में आपको एक बैलेंस तरीके से इन्वॉल्व होना जरूरी है। आप अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, रोज अपनी एनएवीज चेक कर रहे हैं, रोज अपने रिटर्न्स चेक कर रहे हैं, तो आप चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बिकॉज मार्केट होता है वोलेटाइल, तो आप रेड ग्रीन देखते रहेंगे। और आपका अगर इमोशनल डिसिप्लिन नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, तो आप शायद अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ चेंज करेंगे जो शायद आपके लिए हानिकारक होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि आप बैलेंस तरीके से ट्रैक करें। हर रोज नहीं ट्रैक करें, लेकिन पीरियडिकली ट्रैक करें। 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो पे नजर रखें। तो एक मिस्टेक ये होती है कि एसआईपी हम लोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि एक ही फंड में करना है।
अभी आप ये सोचिए कि एसआईपी आप जब कर रहे हैं तो आप वो एक सेविंग्स का तरीका है सबसे पहले। उसके बाद सेकंड सेकंड एस्पेक्ट एसआईपी का ये है कि वो एक एसेट क्लास में जा रही है, कभी वो इक्विटी में जा रही है, डेट में जा रही है, गोल्ड में जा रही है। तो आप एसेट क्लास से थोड़ा सा प्यार करिए, ना कि फंड से प्यार करिए। तो आप जब एसेट क्लास में जा रहे हैं, इक्विटी में जा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस देखिए कि आपका जो फंड है वो लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, वो परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है। अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस में रिलेटिव कंपैरिजन जब करेंगे और आपको दिखता है कि ये फंड बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है और काफी टाइम से बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अब उस पर एक्शन लेना जरूरी बन जाता है। जब आप एक्शन नहीं लेते इन मामलों के टर्म समय पर, तब आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं जो एक्चुअली डिटोरेटिंग परफॉर्मेंस के साथ आपकी वेल्थ को डिटोरिएट कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आप पोर्टफोलियो मॉनिटर करेंगे तो आपको समझना है कि आप कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्टेड हैं, उसका कंपैरेटिव परफॉर्मेंस कैसा है, और अकॉर्डिंगली फंड परफॉर्मेंस चेक करके आप अपने डिसीजंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। ना मॉडिफाई करना एक मिस्टेक हो जाती है इन केसेस जहां पे आप एक बैड परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करे बैठे हुए हैं। चलिए, इस गलती से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लगातार बीच बीच में अपने निवेश पोर्टफोलियो को ट्रैक करने की, उसमें जो बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको देखना चाहिए, जो समझाया संतोष ने भी, कि अपने लक्ष्य से कितना दूर या कितने नज़दीक आप पहुंच रहे हैं। इसी के लिए आप ट्रैक रखें, भले ही आप खुद ना कर पाएँ, आपके फाइनेंशियल प्लानर के ज़रिए आप कर रहे हो या किसी और शख्स के ज़रिए आप कर रहे हो। ये आप सुनिश्चित करें कि आपको मॉनिटर करना है कि आपने जिनमें निवेश किया है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ मुझे बताएं संतोष, की एसआईपी शुरुआत करने की सलाह तो हर कोई देता है, बहुत कम लोग हैं जो बताते हैं कि एसआईपी की राशि को बढ़ाना भी तो होता है। वरना आपने लक्ष्य रखा है 10 साल का, 15 साल का, और उतनी ही राशि अगर आप निवेश करते रहे तब तो ये रिकरिंग डिपॉजिट जैसा ही हो जाएगा, जहाँ पर बस आप इक्विटी बाजार में पैसे लगा रहे हैं। बराबर कविता। तो एक्चुअली कैसा है कि हम लोग बहुत बार म्यूचुअल फंड कंपनीज की मार्केटिंग मैसेज देखते हैं कि स्टार्ट एसआईपी एज लो ₹500 या एज लो ₹1000। तो हम क्या करते हैं, ट्राई करने के लिए एक छोटे अमाउंट की एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई करना भूल जाते हैं, क्योंकि ट्रायल हम तभी करते हैं कि कैसे परफॉर्म करता है, मुझे समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। लेकिन समझ में आया तो उसको मॉडिफाई करिए, आप उसको बढ़ाइए। और सेकेंड तरीका ये होता है कि जब आप एक सैलरीड जॉब में है या बिजनेस प्रोफेशन में है, आपकी इनकम हर साल बढ़ती है तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और आपकी फ्यूचर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। तो आपके पास वेल्थ जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे आपकी आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए। तो दो चीजें लोग मिस्टेक कर बैठते हैं, एक ट्रायल अमाउंट स्टार्ट करते हैं तो मॉडिफाई नहीं करते हैं, और दूसरा अमाउंट ये होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो एसआईपी को बढ़ाते नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि करीबन 1,10,000 या 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं महीने की, और अगर आप ये 20 साल तक करते हैं तो 20 साल में इन्वेस्टमेंट करते करते ये पैसा एक्चुअली काफी बड़ा बन सकता है। अगर 5,000 की एसआईपी देखेंगे और 20 साल तक करेंगे तो आपके पास करीबन 20 साल में 12% के रिटर्न के ऊपर 50 लाख जमा हो सकते हैं। इसी अमाउंट को अगर आप 10% से बढ़ाएंगे, हर साल 5,000, पहले साल 5,000 की एसआईपी चल रही है, अगले साल आप एसआईपी को मॉडिफाई करिए, 5,500 की एसआईपी करिए, तो ये अमाउंट बढ़ के एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 करोड़ बन सकता है, 1 करोड़ के ऊपर ही बन सकता है। यही अगर आप 20% की बढ़ाते हैं, पहले साल 5,000, अगले साल 6,000, उसके बाद 7,200 तीसरे साल में, अगर आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे और सेम रिटर्न पे आपकी एक्चुअली इनकम या जमा पूंजी 2 करोड़ की हो सकती है। तो आपको अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाना है, लेकिन आपकी जो एंड अमाउंट होती है 20 साल बाद काफी बड़ी होती है। तो आप स्टार्ट स्मॉल से करिए, लेकिन उसको मॉडिफाई करिए जैसे आपकी लाइफ बढ़ती रहती। नहीं तो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस या आपके जो बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, तो पूरे नहीं हो पाएंगे अगर आप मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो आप याद में रखिए कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो अपनी एसआईपी बढ़ाइए। चलिए, एसआईपी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।
जिस भी पेस में आप क्षमता रखते हो बढ़ाने की, बढ़ाना ज़रूरी होता है। लेकिन चलिए एक और चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है वो है, थोड़ी पेचीदा है ये, बहुत निवेशकों को समझ में नहीं आती है। जब भी आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदते हैं तो उस स्कीम के तहत कुछ प्लान्स ऑफर किए जाते हैं। लोगों को उन प्लान्स के बारे में समझ में नहीं आता। अगर किसी एजेंट से ले रहे हो, ब्रोकर से ले रहे हो, वो ब्रोकर भी शायद ही उनको कुछ समझा पाते हैं इसके बारे में। सही तरीके का प्लान का चुनाव कौन सा करना चाहिए संतोष, और क्यों? कविता, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम या फंड आप खरीदते हैं तो या इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है ग्रोथ, एक होता है आईडीसीडब्ल्यू, जो कि इनकम का एक विड्रॉल प्लान होता है कि आप हर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम विड्रॉल प्लान बोलते हैं इसको। एक्चुअली इसका पहले नाम डिविडेंड हुआ करता था, कि ग्रोथ और डिविडेंड प्लान्स हुआ करते थे, लेकिन अभी आईडीसीडब्ल्यू बोलते हैं। तो इसका आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू में होता क्या है। ग्रोथ का मतलब यह है कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप उसको एक ग्रोथ दे रहे हैं, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग आ रही है हर साल आपके पैसे में, हर महीने आपके पैसे में। और 20 साल बाद आप एक साथ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, या एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान तरीके से आप पैसा को विड्रॉ कर रहे हैं। डिविडेंड प्लान में क्या होता है, जो कि आईडीसीडब्ल्यू बोलते हैं अभी, इसका मतलब यह है कि जो फंड्स में बुक्ड प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी कोई फंड मैनेजर कोई स्टॉक बेचता है या सिक्योरिटी बेचता है, और उसका जो गेन्स होते हैं, वो एक ऑप्शन होता है फंड मैनेजर को कि हर साल या एक पीरियोडिक तरीके पे वो आपको आपके बैंक अकाउंट में प्रॉफिट थोड़ा सा ट्रांसफर करता है। तो अब जब ये पैसे ट्रांसफर होते हैं तो आपकी एक्चुअली फंड के एसेट सही निकाले जाते हैं पैसे, तो एनएवी गिर जाती है। तो एनएवी गिरने से नुकसान ये होता है कि आपका जो पैसा है उसकी कंपाउंडिंग जो हुई थी वो निकाल के आपके बैंक अकाउंट में जाती है, जो कि 2% या 4% पे ग्रो करेगी, या फिर खर्च भी हो सकती है, और एक छोटे पैसे को वापस ग्रो किया जाएगा। तो डिफरेंस ये है कि जो कंपाउंडिंग का इंपैक्ट आता है लॉन्ग टर्म में, वो ग्रोथ प्लान पे बहुत ज्यादा आता है कंपेयर टू आपके आईडीसीडब्ल्यू प्लान्स में। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको एक मंथली इनकम की जरूरत नहीं है या एनुअल इनकम की जरूरत नहीं है, तो आप ग्रोथ प्लान लीजिए, और आपको जब पैसे की जरूरत हो, बहुत जरूरत हो, तो आप उसमें विड्रॉ करिए। और आईडीसीडब्ल्यू लेंगे तो आपको टैक्स भी लगेगा। आजकल रिसेंटली गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया रूल्स के अंदर कि जब भी आप डिविडेंड प्लान लेते हैं, आईडीसीडब्ल्यू प्लान लेते हैं, तो जो पैसा आपके अकाउंट में आता है वो आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट पे टैक्स किया जाता है। तो एक्चुअली आप विड्रॉ तो कर रहे हैं लेकिन टैक्स भर रहे हैं उसके ऊपर, कंपेयर टू ग्रोथ प्लान। जब आप एक साल बाद पैसा बेचते हैं तो आपको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ता है आपके लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर। तो बिल्कुल भी फायदा नहीं पड़ता है आईडीसीडब्ल्यू प्लान लेने का। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले ये करिए कि आप हमेशा एक ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करिए और डिविडेंड प्लान को अवॉइड करिए। चलिए, तो अगर आप एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रहे हैं और ये 5 गलतियां अगर आपकी लिस्ट में भी, गलतियों की लिस्ट में अगर शामिल है, तो जल्द से जल्द छुटकारा पाइए इनसे और एक सशक्त निवेशक बनिए अपनी आर्थिक आज़ादी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला, इस खास पेशकश के लिए चर्चा की आपने हमारे साथ। तो ये थी एसआईपी में 5 बड़ी गलतियां जो निवेशकों को इनसे बचना चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा मामले को आगे बढ़ाते हैं और